Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है और आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में सबसे पहले है काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स, यानी कि वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और उनको नॉन फाइनाइट्स भी कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी कह सकते हैं और नॉन फाइनाइट्स भी कहते हैं। तो दो प्रकार की होती है, एक तो फाइनाइट वर्ब्स होती है, दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? अ फाइनाइट वर्ब समझते हैं। अ फाइनाइट वर्ब इज वन दैट हैज टेंस। फर्दर it has to agree with its subject in person and number, so its form changes accordingly। यानी फाइनाइट वर्ब जो होती है वह ऐसी वर्ब होती है जिसका कोई टेंस होता है, यानी जिसकी कोई टेंस की फॉर्म होती है। जैसे goes, is going, has gone, has been going। तो ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं ये अकॉर्डिंग टू टेंस यूज हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ इनको हम उदाहरण के तौर पर फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। यहाँ पर फर्दर, इससे आगे, इट हैज टू अग्री विद इट्स सब्जेक्ट। तो इससे आगे क्या है कि इट हैज टू, इट मीन्स फाइनाइट वर्ब, हैज टू अग्री विद इट्स सब्जेक्ट। हर वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट भी होता है, तो फाइनाइट वर्ब जो होती है उसको अपने सब्जेक्ट से अग्री होना पड़ता है। अग्री होना पड़ता है मतलब सामंजस्य बिठाना पड़ता है, सामंजस्य रखना पड़ता है, यानी सब्जेक्ट के सामंजस्य के साथ ही यह यूज होती है। इन पर्सन एंड नंबर, वो सामंजस्य किस बात का होता है? पर्सन और नंबर का होता है। यानी सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब को भी फर्स्ट पर्सन होना होगा। यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो वर्ब को भी सेकंड पर्सन होना होगा। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वर्ब को भी थर्ड पर्सन होना होगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो वर्ब को भी प्लूरल नंबर में होना होगा। ये सामंजस्य वर्ब को अपने सब्जेक्ट के साथ बिठाना पड़ता है। तो उस वर्ब को, जो वर्ब यह सामंजस्य बिठाती है नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सो इट्स फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंगली, और इसलिए इसकी जो फॉर्म है वो क्या होती है? वो चेंजेस होती रहती हैं इसी के अनुसार। मतलब ये नंबर और पर्सन और सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, इसकी जो फॉर्म और टेंस के अकॉर्डिंग, इन तीनों के प्रकार से और डिमांड से इसकी फॉर्म्स, यानी वर्ब की फॉर्म्स मींस फाइनाइट वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। जैसे ही लव्स हिज फैमिली, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या है? वर्ब के साथ भी एस और एस लगा करके वर्ब को भी सिंगुलर बनाया गया है। ही लव्स हिज फैमिली में लव्स क्या है? एस और एस। वर्ब में जब एस और एस लगा देते हैं तब वह वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो ही लव्स हिज फैमिली। इसी तरह से दे लव स्वीट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लव के साथ एस आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, लेकिन दूसरे सेंटेंस में लव के साथ एस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगा करके वर्ब को सिंगुलर बनाया गया है। एंड यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर एस हटा करके वर्ब को भी प्लूरल बनाया गया है। कोई भी वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल नंबर में होती है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यहाँ पर कुछ और है, और यहाँ नंबर 2 सेंटेंस में दे लव स्वीट्स में वर्ब की फॉर्म कुछ और है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। But the forms of non-finite verbs are invariant. Invariant means not variant. Not variant means not changeable. लेकिन जो नॉन फाइनाइट्स होती हैं वो बिल्कुल भी इनवेरिएंट होती है, मतलब बिल्कुल भी चेंजेबल नहीं होती हैं, बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द कॉन्कर्ड सिस्टम, क्योंकि वो कॉन्कर्ड सिस्टम या
इस वर्ब और अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से वे दूर होती हैं, इसलिए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वे यूज नहीं होती हैं। जिस तरह से देखिए जब हम कैन कुड मे माइट यूज करते हैं तो उस समय हम देखते नहीं है कि सब्जेक्ट का नंबर पर्सन क्या है, कैसे है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ कैन यूज होती है। इसी तरह से जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो भी इसी तरह से होती हैं। उनको यूज करने के लिए हमको कोई मतलब सब्जेक्ट का नंबर पर्सन नहीं यूज करना होता या देखना होता, क्योंकि वो सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होती हैं, सब्जेक्ट से दूर यूज होती है। यानी जिस जगह फाइनाइट वर्ब्स यूज होती हैं वहां नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूज नहीं होती, और जहां नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूज होती हैं वहां पर फाइनाइट वर्ब्स यूज नहीं होती। या मेरा इसमें कंफ्यूजन ना पैदा कर ले आप कहें कि वहां तो होती नहीं है, जैसे कि सपोज करिए अब आपने जैसे मैंने कहा कि यहाँ स्विम है, तो या ये स्विम जो है कहीं फाइनाइट बन के भी आ सकती है। तो इसका मतलब जैसे लाइक्स है, लाइक्स यहाँ फाइनाइट बन करके आई है। यहाँ जो लाइक्स वर्ब है या लव्स वर्ब जो है यहाँ पर, ये यहाँ फाइनाइट है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब ये कहीं नॉन फाइनाइट नहीं बन सकती, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि अच्छा जो यहाँ पर स्विम है ये नॉन फाइनाइट है, तो इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं अब ये कभी फाइनाइट नहीं बनेगी। ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना कर ले। मैं यह कह रहा हूं कि जहां पर ये जो जगह है, जगह कौन सी है, देखिए ये मेन वर्ब के बाद की जगह है। यहां पर भी देखिए मेन वर्ब के बाद की ये जगह है। यहां पर देखिए ये मेन वर्ब के बाद की जगह है। यहाँ भी देखिए ये मेन वर्ब के बाद की जगह है। तो यहाँ पे सभी मेन वर्ब के बाद इनको यूज किया गया है। लेकिन नॉन फाइनाइट सिर्फ यही नहीं, और भी जगह पर यूज की जाती है नॉन फाइनाइट। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जहां पर जिस जगह पर ये नॉन फाइनाइट लिखी हुई है, जिस जगह पर नॉन फाइनाइट लिखी हुई है उस जगह पर फाइनाइट कभी नहीं आ सकती। और जिस जगह पर यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब लिखी हुई है यानी कि फाइनाइट वर्ब लिखी हुई है, तो यहां पर नॉन फाइनाइट कभी नहीं आ सकती। मेरे कहने का आशय यह है। तो बट द फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर इनवेरिएंट, यानी वो चेंज नहीं होती हैं इस तरह से। यानी नंबर और पर चेंज तो वो भी होती हैं अपनी डिमांड पर, नीड पर, लेकिन वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होती हैं, वो डिमांड पर चेंज होती है, लेकिन उनकी फॉर्म में इस तरह की कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इसलिए ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होने के लिए बाध्य होती हैं वे सभी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, और जिन पर जो सब्जेक्ट को देख करके नहीं यूज की जाती हैं, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को देख करके यूज नहीं की जाती हैं, वे सभी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। जिसका कि एग्जाम्पल है ही लाइक्स टू स्विम। तो यहाँ टू स्विम जो है वह नॉन फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ देखिए ही के साथ टू स्विम आया है, और दे लाइक टू स्विम, यहाँ भी दे यहाँ देखिए लाइक के साथ एस आया है, लेकिन यहाँ लाइक के साथ एस नहीं आया, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाइक वर्ब यूज हो रही है। लेकिन यहाँ टू स्विम यहाँ भी आया है और यहाँ भी टू स्विम ही आया है, जबकि यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है। मीन्स नंबर 1 सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है एंड नंबर 2 सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है। इसके बाद दोनों में टू स्विम ही आया है। इट सजेस्ट्स दैट that non-finite verb does not change according to its subject and it is not confined to its subject। तो ये सब्जेक्ट से कन्फाइंड नहीं है और सब्जेक्ट से बंधी हुई नहीं है और इससे कोई संबंध नहीं रखती है। इसी तरह से ही लाइक्स स्विमिंग, यहाँ भी देखिए ही के साथ में लाइक्स लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लाइक्स वैसे यहाँ लाइक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्विमिंग लिखा हुआ है। और दे लाइक स्विमिंग, यहाँ भी स्विमिंग है, यानी यहाँ भी फाइनाइट वर्ब में कोई, नॉन फाइनाइट में कोई चेंज नहीं है और यहाँ भी कोई नॉन फाइनाइट में कोई चेंज नहीं है। ये टू स्विम और स्विमिंग ये नॉन फाइनाइट है, और ही लाइक्स यहाँ देखिए यहाँ कुछ और है, ये यहाँ फाइनाइट है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है यहाँ लाइक्स। एंड यहाँ पर इसी तरह से दे लाइक, ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रही है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, लेकिन नॉन फाइनाइट में कोई चेंज नहीं है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ऐसा मतलब
नॉन फाइनाइट जो होती है वो निर्दलीय विधायक की तरह होती है, जो मर्जी आए जहां मर्जी आए वहां बैठते हैं, मतलब कोई भी बात कहने से पहले पार्टी लाइन नहीं देखनी पड़ती। तो इसी तरह से दीज आर द थिंग्स, आप समझिए। क्या इसी तरह से फोर्थ फिफ्थ सेंटेंस एग्जांपल भी, हैविंग वर्कड हार्ड ही और दे फेल्ट टायर्ड। तो हैविंग वर्कड हार्ड ही और दे फेल्ट टायर्ड। हालांकि यहाँ पर जो है ना हैविंग वर्कड है, यहाँ पर ही भी लगा हुआ है और दे भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हैविंग वर्कड से कोई मतलब नहीं। हालांकि यहाँ पर देखिए इसको फेल्ट टायर्ड, तो टायर्ड भी यहाँ पर नॉन फाइनाइट है। और दूसरी बात यह कि ये जो फेल्ट है, फेल्ट भी मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और टेंस के अकॉर्डिंग ये यूज हो रही है, लेकिन इसका कोई असर ही या दे पर नहीं पड़ रहा है। तो हालांकि इसको यहाँ नॉन फाइनाइट तो नहीं कहेंगे, ये फाइनाइट ही कहेंगे इसको यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आ रही है। लेकिन पास्ट की जो वर्ब्स होती हैं, यानी पास्ट टेंस में वो वर्ब होती हैं, वो सब्जेक्ट से बंधी हुई नहीं होती हैं। वहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आती है। तो ये विषय अलग हो जाता है। लेकिन जहां भी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स होती हैं, वो सभी वर्ब्स हमेशा अपने सब्जेक्ट के साथ और सब्जेक्ट से सामंजस्य स्थापित करके ही आती हैं। अच्छा, दूसरा यह है कि यह चीज सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं है, यह चीज हिंदी में भी होती है। हिंदी में भी होती है। जैसे मुझे नाचना पसंद है, अगर हमने यह कहा या मैं नाचना पसंद करता हूं, तो मैं के साथ हूं शब्द आ रहा है ना। और नाचना शब्द, वह नाचना पसंद करता है, मैं नाचना पसंद करता हूं, तुम नाचना पसंद करते हो। तो नाचना शब्द तीनों ही प्रकार के सेंटेंसेस में नाचना आ रहा है, लेकिन वह पसंद करता है, वह के साथ हम करता है कह रहे हैं, और आई के साथ मैं के साथ हूं कह रहे हैं, और यू के साथ तुम के साथ हो कह रहे हैं। तो यहां भी जो वर्ब है वह सब्जेक्ट के साथ सामंजस्य रखती है। हिंदी में भी वह जाता है, वे जा रहे हैं, हम ऐसे कहते हैं। तो इसलिए यह सामंजस्य केवल, हालांकि हिंदी में इनका नाम अलग अलग हो जाता है, असीमित और सीमित क्रियाएं हो जाता है। सीमित और असीमित यह हिंदी के लिए मतलब इंग्लिश ग्रामर के लिए ट्रांसलेशन है। जब आप हिंदी का ही व्याकरण पढ़ेंगे तो सीमित असीमित के बजाय वहां कुछ अच्छे शब्द होंगे जो फिलहाल मुझे याद नहीं है। दूसरा पॉइंट है द सब्जेक्ट एंड इट्स फाइनाइट वर्ब। एक तो वहां था जिसके विषय में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है द सब्जेक्ट एंड इट्स फाइनाइट वर्ब डिपेंड ऑन ईच अदर। चूंकि वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं द सब्जेक्ट एंड इट्स फाइनाइट वर्ब, उसकी जो फाइनाइट वर्ब होते हैं और सब्जेक्ट होते हैं, डिपेंड ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अ प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब, यानी कि एक प्लूरल सब्जेक्ट को एक प्लूरल वर्ब की जरूरत होती है। सिमिलरली और इसी प्रकार से अ प्लूरल फाइनाइट वर्ब रिक्वायर्स अ प्लूरल सब्जेक्ट। जिस तरह से प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब की जरूरत होती है, उसी प्रकार से प्लूरल फाइनाइट वर्ब को भी प्लूरल सब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी दोनों सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे की जरूरत है। इन अदर वर्ड्स द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड इट्स फाइनाइट वर्ब इज वन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। जो इनके बीच में इस तरह से इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में हम कहें द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड इट्स फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट और उसके फाइनाइट वर्ब के बीच में जो संबंध होता है इज वन ऑफ इंटरडिपेंडेंस। वह जो संबंध है वह एक दूसरे के ऊपर निर्भरता का है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता का इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस मतलब आपसी निर्भरता का संबंध है, यानी कि वर्ब जो फाइनाइट वर्ब है वह सब्जेक्ट पर निर्भर है और सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब पर निर्भर होता है। बट द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब इज वन ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन सब्जेक्ट और नॉन फाइनाइट में
जो रिलेशन होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, रिश्ता होता है, वह इंडिपेंडेंस का होता है, यानी दोनों अपनी अपनी तरह से स्वतंत्र होते हैं। यानी सब्जेक्ट को नॉन फाइनाइट वर्ब से कोई मतलब नहीं होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब को भी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। सो दे आर ऑफन कॉल्ड एब्सोल्यूट वर्ब्स, और चूंकि उनको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है इसलिए उनको एब्सोल्यूट वर्ब्स भी कहा जाता है। Third point is a finite verb is an essential ingredient in a sentence। यानी जो फाइनाइट वर्ब होती है वो किसी सेंटेंस का इसेंशियल इंग्रेडिएंट होती है। इतनी चीजें हैं फाइनाइट वर्ब को डिसाइड करने में। अ फाइनाइट वर्ब इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का आवश्यक हिस्सा होती है फाइनाइट वर्ब। यानी अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो फिर वह सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। इवन दी सिंपल फॉर्म रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब टू मेक अ सेंटेंस। यानी कोई एक सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसको भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ फाइनाइट वर्ब चाहिए होती है किसी सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे बर्ड्स फ्लाई, तो ये सिंपल सेंटेंस है, यहां भी बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई फाइनाइट वर्ब है। फायर बर्न्स, ये सिंपल सेंटेंस है, इससे छोटा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता और इसमें भी एक सब्जेक्ट है, दूसरी फाइनाइट वर्ब है। यानी फाइनाइट वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट इसेंशियल, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स इसेंशियल नहीं होती। ऐसा नहीं है, जिस तरह से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तो वह सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता, इसी तरह से किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी तो भी वह सेंटेंस नहीं बन सकता। यानी फाइनाइट वर्ब नहीं होगी तो भी सेंटेंस नहीं बन सकता। लेकिन नॉन फाइनाइट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना हो तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है। मतलब उसकी अर्थ को जरूरत है, हम जो बात कह रहे हैं उस बात को कहने के लिए जरूरत है नॉन फाइनाइट की तो हम यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए हमें चाहिए, ऐसा नहीं है। They are needed just to expand a sentence in order to express various kinds of meanings. So we can't have a sentence with subject plus non-finite verb without a finite verb. तो they are needed just to expand a sentence। सिर्फ मतलब नॉन फाइनाइट की जरूरत कहां पर होती है, ये एसेंशियल पार्ट नहीं होते हैं, और इनकी जरूरत कहां होती है, सिर्फ किसी सेंटेंस को बड़ा करने में, उसको बड़ा आकार देने में नॉन फाइनाइट की आवश्यकता होती है। और बड़ा आकार भी क्यों देने में, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस वेरियस काइंड्स ऑफ मीनिंग्स, अलग अलग प्रकार के अर्थ देने में, विभिन्न प्रकार के सेंटेंस के जो शब्द है उनको, या सेंटेंस वाक्य जो है, वाक्य को विभिन्न प्रकार के अर्थ देने के लिए हमको नॉन फाइनाइट की जरूरत पड़ती है। सो वी कांट हैव अ सेंटेंस विद सब्जेक्ट प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसलिए हम ऐसा कोई सेंटेंस हमारे पास नहीं होता जिसमें सब्जेक्ट प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब हो, विदाउट अ फाइनाइट वर्ब, और जिसमें मतलब सब्जेक्ट के साथ नॉन फाइनाइट हो लेकिन उसके साथ फाइनाइट वर्ब ना हो, ऐसा हमको कोई सेंटेंस कभी भी नहीं मिलेगा। वी डोंट से चिल्ड्रन टू फ्लाई काइट्स, हम ऐसे कभी नहीं कहते। इंस्टेड वी से चिल्ड्रन लाइक टू फ्लाई काइट्स, हम ये कहते हैं, ये नहीं कहते चिल्ड्रन टू फ्लाई काइट्स, ऐसे हम कभी नहीं कहते। नहीं, ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गई, तो हम ऐसे कभी नहीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चिल्ड्रन लाइक टू फ्लाई काइट्स, यानी कि चिल्ड्रन के साथ हमने फाइनाइट सब्जेक्ट के साथ हमने फाइनाइट वर्ब लगाई और फाइनाइट वर्ब के साथ हमने यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब लगा दी, तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे यूज किया जाता है। अब इसके बाद बात होती है काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। अब ये नॉन फाइनाइट्स की बात तो हो गई, लेकिन अब ये नॉन फाइनाइट्स कितने प्रकार की होती हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो नॉन फाइनाइट्स, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स, ये 3 प्रकार की होती हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। एक तो होती है इन्फिनेटिव, दूसरी होती है जेरंड एंड तीसरी होती है
पार्टिसिपल। लेकिन अब इसके साथ ही इन्फिनेटिव के विषय में ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पर आज खत्म करते हैं। एंड काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स पर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड